जो भी बच्चे इस टाइम पे लाइव बैठे हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आवाज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है। इस टाइम पे 3 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, अभिनंदन, मन्नू आर्टिस्ट और एक और कौन है आई डोंट नो राइट नाउ। तो जल्दी से बेटा जी आइए, हम 1-2 मिनट में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए कि जल्दी से क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी जल्दी क्लास ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना। सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दें। एंड इट्स 7 o'clock नाउ एंड हम लोगों ने जो वादा किया था हम उसे अकॉर्डिंग अपने 7 बजे आए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी बच्चे बड़े इस टाइम पे देख रहे हैं, जब तक हम शुरू करते हैं तब तक अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कॉल करके कि क्लास को जल्दी से ज्वाइन करें। 1 मिनट हो रहा है अभी हमारे पास, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए सभी कि क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम शुरू कर सकें। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। फाइनली हम लोग हमारा काम लेके प्रभु का नाम। सो फर्स्ट बेटा जी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बोर्ड की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि 15 तारीख से हमारे एग्जाम्स हैं और 25 ऑफ फरवरी हमारा एसएसटी का एग्जाम है। तो 25 की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने 1 मंथ की द नॉलेज हब पे बेटा जब स्ट्रीक चलेगी प्रॉपर तरीके से 1 मंथ आपकी रेगुलर वीडियोस आएंगी जिसमें आप लोगों के हर चैप्टर की रिवीजन आप लोगों को डेली करवाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो आएंगे एंड उसके बाद राजी हम लोग कंप्लीट बुक जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं किसी भी चैप्टर के, कोई भी डाउट सेशन है, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा डाउट्स में होंगे या जो मैप वर्क की एक वीडियो अलग से आएगी, तो वो सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे 2 चैप्टर है। हेलो बेटा मंडल, आज के जो हमारे पास 2 चैप्टर हैं हम लोगों ने आज इकोनॉमिक्स शुरू करनी है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज लेकर आएंगे, फिर हम जियोग्राफी, फिर हम सिविक्स और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे हिस्ट्री। याद रखिएगा बेटा जी। तो सभी ने बेटा जी क्लास के अंदर ज्वाइन रहना है। अपने फ्रेंड्स को सभी को बोलिए कि जितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं उतनी जल्दी ज्वाइन करें। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका बेटा जी नाम रहेगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब बड़ा जी होता क्या? देखिए हमारे पास सबसे पहली मीनिंग हमें पता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, जैसा कि मेरा नाम है। अगर हम इस चीज को समझें डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट सिंपल सेंस में समझिए कि किसी भी चीज को इंप्रूव करना, द एबिलिटी टू डेवलप दैट थिंग, और द एबिलिटी जिसमें हम किसी चीज को इंप्रूव कर सकते हैं, टू इंप्रूव समवन, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट हर किसी की हर सिनेरियो में अलग अलग रहेगी। मेरे लिए जो डेवलपमेंट है इट मे बी आप लोगों के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। आपकी कुछ बुक के एग्जांपल है कि रूरल एरिया के कोई पर्सन है उनकी डेवलपमेंट अलग होगी और जो अर्बन एरिया के पर्सन है उनकी डेवलपमेंट अलग होगी। एक गर्ल के लिए एक एम ये हो सकता है बेटा जी कि वो अपने घर से बाहर जा सके, ठीक है, जिसके घर से उसको बाहर जाने की आजादी नहीं होगी उसको बाहर जाने की आजादी मिल सके। और एक बॉय के लिए ज्यादा हो सकते हैं कि उसके घर वाले उसको बाहर लंबे ट्रिप पे जाने दें। ऑलरेडी छोटे मोटे ट्रिप पे वो जा रहा है, बड़े ट्रिप पे जाने दें।
एक गाँव वाले एक अगर हम फार्मर की बात करेंगे, फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि उसकी जो फसल है, वो ज़्यादा दामों पर बिके। लेकिन वहीं पर एक जो नॉर्मल एक बिज़नेसमैन है, उसकी डेवलपमेंट क्या होगी कि उसके पास जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो सारे के सारे हायर रेट में बिके। तो हर पर्सन का गोल डिफरेंट रहता है। तो हम यहाँ पर एक बात ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, और हर किसी का गोल अलग अलग होगा। चलिए ठीक है जी, हम लोगों को यहाँ से ये पता चल जाता है कि हर किसी पर्सन का गोल अलग है। डिफरेंट पर्सन इज हैविंग द डिफरेंट गोल, बट समटाइम्स वंस गोल कैन बी कंफ्लिक्टिंग फॉर द अदर आल्सो। कई बार ऐसा भी वो देखा गया है कि एक का गोल दूसरे के लिए क्या हो जाता है बेटा जी, कंफ्लिक्टिंग बन सकता है। इसमें एग्जांपल जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने अगर एग्जाम के अंदर भी लिखना है तो वो आप लेंगे डैम का एग्जांपल आप लोगों ने लिखना है, डैम्स। अब डैम्स बनाने से आप लोगों ने सुना होगा कि डैम्स बनाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं। डैम्स बनाने से डेवलपमेंट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है। बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। जो वहाँ पर लोकल लोग रहते थे, जहाँ पर डैम बना हुआ था, वहाँ पर जो लोकल लोग रह रहे थे, उनको अपने घर खाली करने पड़ेंगे, उन्हें वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। तो इस शिफ्ट को हम लोग ये कह सकते हैं कि उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। सो समटाइम्स वंस गोल कैन बी कंफ्लिक्टिंग फॉर द अदर और इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव आल्सो। कि एक पर्सन का गोल समटाइम्स ये हो सकता है कि वो एक के लिए अच्छा होगा और दूसरे के लिए अच्छा ना हो, और हो सकता है इवन कि वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाए। चलिए ठीक है जी, हम लोगों को यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट गोल होते हैं और वंस गोल कैन बी कंफ्लिक्टिंग फॉर द अदर आल्सो। सबसे पहली बात, किसी भी पर्सन का गोल होगा क्या? दो तरीके के गोल, कोई भी पर्सन होता है उसके दो तरीके के गोल होते हैं। अगर हम गोल्स की बात करें तो हम यहाँ पर बात करेंगे दो तरीके के गोल्स की। एक मटेरियलिस्टिक और दूसरे होते हैं बेटा जी हमारे नॉन मटेरियलिस्टिक। मेरी राइटिंग थोड़ी आप लोगों को शायद कम समझ में आए बेटा, बट टॉपिक अगर जहां पर भी आपको समझ में ना आए जस्ट आस्क मी अगेन, मैं आप लोगों को दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक दो तरीके के गोल होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक गोल्स आर दोज गोल्स व्हिच आर रिलेटेड विद द इनकम। याद रखिएगा, मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं बेटा जी, इनकम से रिलेटेड होते हैं। आप लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है जी, हमें तो पैसा चाहिए। गुड इवनिंग बेटा वंश, गुड इवनिंग शगुन। तो सबसे पहली बात हमारे लिए इनकम, सबसे पहला हमारा क्या होता है, मटेरियलिस्टिक गोल होता है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये हमारे मटेरियलिस्टिक गोल्स है। और वहीं पर नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या हो गए, इक्वालिटी आप लोगों को चाहिए होगी, आप लोगों को गुड इन्वायरमेंट चाहिए होगा। जैसे मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिलेगी, आप लोगों को बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगी, बट वहां पर आपके साथ इक्वालिटी के साथ बिहेव नहीं किया जाएगा, वहां पर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, वहां पर आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो बताइए क्या आप वहां पर जॉब करेंगे? आई थिंक सो अभी तक आप लोगों के माइंड में ये आंसर ऑलरेडी बन चुका होगा कि नहीं, हम लोग यहाँ पर जॉब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इनकम के साथ साथ वहां पर अदर मटेरियलिस्टिक चीजें भी, मीन्स की मटेरियलिस्टिक के साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी हमें चाहिए होंगी। जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए, तो इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट फ्यूचर के लिए होने वाली है। लेकिन सबसे पहली चीज इनकम, सबसे पहला हमारा जो फैक्टर होता है, ठीक है हम लोग मान लेते हैं कि इनकम हमारा सबसे पहला फैक्टर है, लेकिन वो इनकम किस तरीके से, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो इनकम, यहां पर हमारा सबसे पहले टॉपिक भी आता है इनकम एंड द अदर गोल्स। इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कि एक व्यक्ति कितनी इनकम कर रहा है। अगर आप ये कहोगे, देखो अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि देश की इनकम बताओ कितनी है, अब आप लोग ऐसे तो बता नहीं सकते हो कि देश की इनकम कितनी है, लेकिन हम लोगों को ये पता करना है कि हर देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो हम यहाँ पर इस नए टॉपिक की बात हम यहाँ पर जो करने वाले हैं, वन टॉपिक की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे।
बड़ा याद रखिएगा, हम थोड़ा रिवीजन बैच के तरीके से चल रहे हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आप लोगों को लग रहा है कि भी हमें ये टॉपिक सर समझ में नहीं आया होगा, तो बड़ा जी वो मुझे अलग से बोल देना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वो टॉपिक अलग से भी डिस्कस कर लेंगे यहीं पर क्लास के अंदर ही, ठीक है। बट प्रॉपर तरीके से क्लास ज्वाइन रखिए। बहुत सारे बच्चे बड़ा जी क्लास लीव करके जा रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ा जी हमारे पास आता है इनकम एंड द अदर गोल्स। इनकम सबसे पहले हमारी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इनकम पर कैपिटा इनकम से की जाएगी। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग पीसीआई भी बोल देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, या हम इसको एआई भी बोल सकते हैं। एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, हम जो भी इसको बोले, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो पर कैपिटा इनकम को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है? हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इसका एक एग्जांपल, अगर आपको एग्जाम के अंदर अगर ये कभी भी क्वेश्चन आता है जी, आप लोगों को 1 नंबर के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आप लोगों को बोल देंगे कि 4 फैमिलीज हैं, ए बी सी डी, 4 फैमिलीज है, एक की इनकम 5 रुपए है, एक की इनकम 3 रुपए है, एक की इनकम 8 रुपए है और एक की इनकम 2 रुपए है। 4 फैमिलीज है हमारे पास, एक की इनकम 5, एक की 3, एक की 8 और एक की 2। चलो 2 थोड़ा सा एकदम से ज्यादा डाउन हो जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि 4 इनकम, ठीक है। 5 3 8 4 जितनी मर्जी लगा देना बेटा जी, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम निकालो, तो पर कैपिटा इनकम में सबसे पहले हमें देखनी है टोटल इनकम देखनी है। तो टोटल इनकम हमारी कितनी है बेटा? 5 3 8 8 और 8 16 और 16 और 4 20। तो हमारे पास में टोटल इनकम कितनी आ गई? 20। और टोटल फैमिलीज कितनी है हमारे? टोटल पर्सन कितने हैं? ए बी सी डी 4 लोग हैं बेटा जी। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो पी सी आई इज इक्वल टू हमारा क्या है? 5 है। तो ये कैलकुलेट बेटा जी कई बार 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। पर कैपिटा इनकम, तो इनकम एंड अदर गोल्स में वही चीज है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। लेकिन अदर गोल्स उसके साथ साथ क्या होते हैं? हमें सेटिस्फेक्शन जॉब की कितनी चाहिए, हमें फ्रीडम कितनी है, हमें इक्वालिटी कितनी है, हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें बेटा जी हम लोग एक जॉब के दौरान छोटी छोटी चीजों को हम नोटिस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी तक मैंने जो बात की है वो मैंने पर व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग बात की, मींस की पर पर्सन की। लेकिन हमें बात करनी है पूरे देश के हिसाब से कि पूरी कंट्री के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है, किस तरीके से चलेगा और हमारा क्या चलेगा। तो हम लोग अब पूरे कंट्री के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर कंसेप्ट आता है वो आता है जी नेशनल डेवलपमेंट। और ये बेटा जी कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा कि अगर आपको कोई ये बोल देता है लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। ओके बेटा जी अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटी सी चीज इसमें अभी मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। नेशनल डेवलपमेंट बेटा जी क्या होती है? देखो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब अगर आप लोगों को कोई डेफिनेशन देनी है तो बेटा जी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप लोग लिख सकते हो तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एबिलिटी ऑफ द कंट्री, the ability of the country to improve the living standard of its citizen is called the national development. That will be the bestest definition। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन देनी पड़ जाए तो नेशनल डेवलपमेंट, अगर नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देनी पड़ा तो हम क्या देंगे? द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर सिटीजंस इज नोन एज द नेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर कितनी एबिलिटी है अपने लोगों के स्टैंडर्ड को, मींस की लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने की, उस सिचुएशन को हम जी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? याद आ जाएगा अभी? नेशनल डेवलपमेंट। चलिए ठीक है बेटा जी, हम लोगों के समझ में आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन आया, ठीक है, कि सर लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। लेकिन अब ये एवरेज इनकम बनाता कौन है? ये भी तो हमारे सामने बेटा जी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ये एवरेज इनकम बनाई किसने और क्या एवरेज इनकम के बेस पर डिवाइड करना क्या ये चीज सही रहेगी बेटा जी? तो नहीं बेटा जी, हम कहेंगे कि WDR, ये बेटा जी थोड़ा सा याद रख लेना, WDR नोन एज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर करता है बड़ा जी, वो प्रिपेयर करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, WDR रिपोर्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है बड़ा जी? वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंट करता है। आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है तो आई थिंक सो मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे हिसाब से अब तक इस चैनल को दबा दो बटन, है ना। तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कोई भी किसी का डाउट हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बड़ा जी बता सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बड़ा जी यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने का जो बड़ा जी काम रहता है वो हमारा बड़ा जी किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? पर कैपिटा इनकम के बेस पर कंट्रीज को डिवाइड करने का काम करता है। उसने क्राइटेरिया डिसाइड किया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी इतनी 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 इनकम है, देखो 2019 के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जिन भी कंट्रीज की इनकम पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर से ज्यादा है, उन कंट्रीज को उन्होंने रिच कंट्रीज का टैग दिया। याद रखना ये पर कैपिटा इनकम है, पर एनम की है, कि अगर किसी व्यक्ति की एनुअल इनकम 49,300 पर एनम है डॉलर, यूएस डॉलर के अंदर, तो बड़ा जी वो रिच कंट्री है। अगर किसी कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में बड़ा जी 2500 से कम है या 2500 है, तो उस सिचुएशन के अंदर उसको हम लो क्लास कंट्री बोलेंगे। लेकिन अब इंडिया की जो इनकम है बड़ा जी, वो है बड़ा जी 6700 यूएस डॉलर पर एनम। याद रखिएगा 6700 यूएस डॉलर पर एनम मींस की प्रति व्यक्ति 6700 रुपए कमाते। अब ना तो हम पुअर कंट्रीज में आ रहे, ना तो हम इसको बिल्कुल लो क्लास कंट्रीज में आ रहे, ना हम लोग रिच कंट्री में आते, तो इसी वजह से हमें लो मिडिल क्लास कंट्री के भी टैग दिया जाता है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है एवरेज इनकम में, जो इस WDR की जो रिपोर्ट आई है, जो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर आप लोग कभी भी बाकी क्राइटेरियाज को सीन करके नहीं चलते। वहां पर आप लोगों को बस ये होता है कि भाई ठीक है जी, हम लोगों को ये बोला गया है कि भाई इतनी इनकम है, इतनी इनकम है तो आप रिच हो, इतनी इनकम है तो आप पुअर हो। बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको बड़ा जी उस टाइम पर क्या कर दिया जाता है, बड़ा जी इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको WDR बड़ा जी इग्नोर कर देता है? ठीक है, सबसे पहले बड़ा जी हम लोग बात करते हैं, देखो वो PCI तो बड़ा जी कैलकुलेट कर ही रहा है। देखो PCI के बाद इनका मतलब कोई काम ही नहीं है। अगर PCI है तो ठीक है जी, नहीं है तो भाई इनका काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वो किन किन फैक्टर्स को इग्नोर करता है? वो सबसे पहले इग्नोर करता है जी IMR, जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा वाला जो करता है, इग्नोर करता है LR को, जिसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। और तीसरा वाला जो उसे इग्नोर किया जाता है NAR, दैट इज नोन एज द नेट अटेंडेंस रेशियो। गुड इवनिंग प्रणव। बड़ा अभी तक ना बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और मेरा मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करने चाहिए थे आज की क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से भाई अपने फ्रेंड्स को बोलो आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री फायदा है। मैं मेहनत भी करूं और कुछ फायदा भी ना मिले यार, ये तो कोई बात नहीं होती ना। तो अगर हम सिंपल समझे, हमारे पास तीन चीजें आई हैं, अभी मैंने तीन चीजों की बात किया है, IMR, लिटरेसी रेट, और उसी के साथ साथ NAR, दैट इज कॉल्ड द नेट अटेंडेंस रेशियो। हम इन तीनों चीजों को बड़ा बताऊंगा। और मेरा जो टारगेट है वो एक चैप्टर को 30 मिनट में कवर कराने का है। 10 मिनट में मैं इस चैप्टर को बड़ा सम अप कर दूंगा, ठीक है। फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मान लेते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से बड़ा जी कितने बच्चों की डेथ हो गई, कितने बच्चों की डेथ हुई, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है? 7 से अबव एज ग्रुप के कितने बच्चे पढ़ या लिख सकते हैं, पढ़ या फिर लिख सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम लिटरेसी रेट के अंदर काउंट करते हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो जी क्या होती है कि 14 से 15 एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल्स के अंदर इस टाइम पे जा रहे हैं, ये होती है जी नेक्स्ट चीज। इसके बाद जी वो और कौन से फैक्टर्स को फिर इग्नोर कर रहा है? वो थर्ड जो फैक्टर है BMI, बॉडी मास इंडेक्स।
आपको ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, लेकिन इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका बड़ा जी फॉर्मूला भी तो होता होगा ना कुछ, कि हम अपने आप ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते कि ठीक है जी हमारा तो ये मानना है, ये हो गया जी। तो उसके लिए बड़ा जी एक फॉर्मूला क्या होता है, हम इसे फॉर्मूला को बोलते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट। लेकिन आपका वेट बड़ा जी किसमें होना चाहिए, बड़ा जी केजीज के अंदर होना चाहिए, और हाइट बड़ा जी आपकी मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। याद रखिए बड़ा जी। नवी बरवाल, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। वेट किस में होना चाहिए बेटा जी, आपका किलोग्राम में होना चाहिए, हाइट आपकी मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। लेकिन बीएमआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बेटा जी ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके लिए बेटा जी आप लोगों को एक इंडेक्स लाइन बनाई गई होगी, आप लोगों के स्कूल में तैयार करवाई हुई होगी, आपके टीचर्स ने तैयार कराई होगी, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जिसका इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स अगर 18 से नीचे आता है, तो बड़ा जी उसे हम लोग अंडर नॉरिश्ड बोलेंगे। यहाँ पर तीन वर्ड आएंगे बड़ा जी, अंडर नॉरिश्ड, नॉरिश्ड और ओवरवेट। ठीक है, मींस कि एक वो बच्चा जिसको भी ग्रो करने की जरूरत है, जिसको भी वेट अपना इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। दूसरे जिनका वेट अभी बिल्कुल नॉर्मल है अपनी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। और तीसरे हैं कि जिनको अपने वेट के ऊपर काम करना चाहिए, कि उन्हें कम करना चाहिए। तो अगर 18 से नीचे है तो वो अंडर नॉरिश्ड, और अगर 25 से ऊपर है तो वो हो गए ओवरवेट। 25 से ऊपर तो ओवरवेट, तो अगर 18 से 25 के बीच में है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, मींस कि उन लोगों को ना वेट ज्यादा करने की नीड है, ना कम करने की नीड है। तो यहाँ पर बेटा जी ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट रहेगा बॉडी मास इंडेक्स का, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर WDR इन सारे कंसेप्ट को कवर अप नहीं कर रहा, तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो इनको कवर अप करेगी। तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हमारी HDR। अगर हम देखेंगे, अब हमारे पास में अगला जो कंसेप्ट आता है वो हमारे पास आता है कि जो चीजों को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोले तो वर्ल्ड बैंक जिन चीजों को इंक्लूड नहीं करता, उनके लिए बनाया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सारी कंट्रीज मिलके एक क्राइटेरिया तय करती हैं, और उसी क्राइटेरिया के बेस पर वो लोग क्या करते हैं बड़ा जी, अपनी एक इंडेक्स बनाते हैं। मींस की हम उसको बोलेंगे HDI बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलेंगे। वो जो डेवलपमेंट इंडेक्स वो लोग बनाएंगे, उसी सॉरी वो लोग जो डेवलपमेंट इंडेक्स बनाएंगे उसी के बेस पर उसमें क्या क्या चीजों को देखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पर कैपिटा इनकम ये लोग भी देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ IMR, लिटरेसी रेट, NAR, BMI, इन फैक्टर्स को भी साथ में बड़ा जी देखा जाएगा। मींस कि हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक फैक्टर के बेस पर बड़ा जी सब कुछ चल सकता है, ये बड़ा जी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इस बात को बड़ा जी हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए जी, हम लोगों को यहाँ से ये भी चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है कि भी क्या चीज होती है। और ये क्या करेगा आप लोगों के मेरे तीन फैक्टर्स पर, अगर आप लोगों को शॉर्ट समराइज करना हो 2 नंबर के अंदर, अगर आप लोगों को लिखना हो, ये मैंने तीन चीजों पर काम करेगा, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। याद रख लेना, ये याद रखने का सिंपल सा तरीका है आप लोगों का, इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तीन चीजों के ऊपर बड़ा जी काम करने का काम करता है HDI। बट ये HDI की रिपोर्ट प्रिपेयर कौन करेगा, तो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है UNDP, दैट इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी यूनाइटेड नेशन के अंदर मेंबर हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं वो लोग मेंबर बनती हैं, और ये लोग अपने क्राइटेरिया तय करते हैं कि हमें इस तरीके से इस काम को अंजाम देना है। ठीक है बेटा, तो चलिए जी, हम लोगों को यहाँ से कुछ क्लैरिटी आई थिंक सो आप लोगों को मिली हो। लेकिन हर कंट्री अपना क्राइटेरिया अलग क्यों रखती है, क्योंकि हर कंट्री में सर्विसेज अलग अलग तरीके की प्रोवाइड की जाती है। आपकी बुक में एक बेटा जी एग्जांपल होगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एग्जांपल होगा, जो कि बेटा जी अगर अगर एक केस बेस्ड क्वेश्चन में हम काम लगा लें, या अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को एक डाटा बना हुआ, वहां पर आपको हरियाणा और बिहार और केरल कि बेटा ये चार चीजों की रिपोर्ट दी गई है, पर कैपिटा इनकम, IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये चार चीजों की आपको रिपोर्ट वहां पर देखने को मिलेगी। जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा या पंजाब जो है वहां पर उसकी पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा है, बट बाकी सभी फैक्टर्स में केरला आगे है। तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड
डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि डेवलप कौन है, पंजाब या हरियाणा डेवलप है। लेकिन अगर मैं HDI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या HDR रिपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो केरला आप लोगों को इम्प्रूव दिखेगा। क्यों? IMR हरियाणा में बहुत ज्यादा है, जो कि कम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे ज्यादा कब मरेंगे जब वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए वहां पर ये काम किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, लिटरेसी रेट पंजाब हरियाणा में 60 to 64% के नियर अबाउट है, और वहीं पर केरला का 94% है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी ब्राजील केरला का ही आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपैरिजन टू बिहार और एज कंपैरिजन टू पंजाब और हरियाणा। बिहार में ना जी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, मतलब बिहार में तो हर चीज बेचारी कम है, पर कैपिटल इनकम भी कम, ठीक है, लेकिन हाँ वहां पर मैंने जो IMR है वो ज्यादा है। IMR हमेशा पॉजिटिव होता है, लिटरेसी रेट ज्यादा होना चाहिए, नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा होना चाहिए, बट IMR कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा जी ये रिपोर्ट बड़ा जी हम लोगों की प्रिपेयर हो जाती है HDR के बारे में। हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक बड़े बीच में रहता है हमारा, जो मैंने ऑलरेडी वैसे तो बता दिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया बड़े जी ये सारे के सारे क्राइटेरिया थे जो हमने अभी भी डिस्कस किए और जो HDR के अंडर कवर अप किए जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजों का काम गवर्नमेंट संभालती है और गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटी में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, रोड है, हेल्थ फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट बड़ी बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन कर रही है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी, इवन कि केरला के अंदर जो सबसे बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो है बड़ा जी PDS की फैसिलिटी, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर में हम लोगों को पता है कि इसको राशन शॉप्स भी बोला जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स का भी नाम दिया जाता है। तो ये जो शॉप्स होती है बना जी ये केरला के अंदर वेल ऑपरेटेड है, पंजाब हरियाणा में है, बट जितनी केरला में उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है उतनी बना जी हमारे पंजाब हरियाणा में अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है इस चीज की। तो पब्लिक फैसिलिटी, आप लोगों को बचपन में टीके लगे होंगे, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की बूंदें आप लोगों को पिलाई गई होंगी, टीकाकरण लगाए जाते हैं कि बच्चे को टीका जरूर लगवाएं। तो वो सारे टीके क्यों लगवाते हैं? ताकि वो पब्लिक फैसिलिटी, और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट किस सिनेरियो के बेस पे आपको चाहिए कि भाई आज मेरे लिए हो, कल को किसी और फ्यूचर वाले के लिए बचे ही ना यार, बड़े मतलब भी हो यार तुम लोग तो, ठीक है, मुझे ये बात पसंद है, देखो मैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है, सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, या हम ये बोल सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि यार आज ऐसे यूज कर दो ना कि फ्यूचर वालों को जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे बात? आज ऐसे यूज करो कि फ्यूचर वालों को ये जरूरत ना पड़े कि वो कैसे बचाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए, इस तरीके से जब हम यूज करेंगे, सॉरी थोड़ा जुकाम सर्दी की वजह से। तो अगर हम सिंपल सी बात करें बेटा जी, सॉरी, तो अगर हम सिंपल बात करें यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके बुक में बड़ी 2 एग्जांपल गिवन है। आपके बुक में 2 एग्जांपल गिवन है, एक बड़ा जी ग्राउंड वाटर का लेवल कि धीरे धीरे करके बड़ा जी कम होता जा रहा है, और दूसरा बड़ा एग्जांपल है बड़ा क्रूड ऑयल का, जो बड़ा जी रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, नॉन रीन्यूएबल है, तो बड़ा जी ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए बड़ा जी। हाँ ठीक है मन्नत, ओके, हंसी आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा जी मतलब कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें, सॉरी रीन्यूएबल का यूज करें, क्योंकि अगर हम नॉन रीन्यूएबल का यूज करेंगे वो तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो वो तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो इसी वजह से ज्यादा रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें ताकि उनको दोबारा से बनाया जा सके। ओके बेटा, यहाँ पर ये आप लोगों का चैप्टर खत्म होता है। आपके पास बेटा जी 1 मिनट है, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो बेटा जी अभी आप लोग पूछ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर बेटा जी इतना ही था आपका मेन, ठीक है। आई थिंक सो जितना मुझे लगता है कि मैंने 90% चैप्टर को ओवरऑल कवर अप करवाने की ट्राई की है, तो बाकी बेटा जी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर किसी का कोई डाउट है, ओके मन्नत, नो डाउट। नवी विक्स इनहेलर ले लिए, बिल्कुल बेटा, भेज दो, कुरियर करवा दो। किसी का कोई भी डाउट बेटा? अभी 1 मिनट है, जब तक बेटा मैं बोर्ड को रख कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, वरना हम शुरू करेंगे बेटा सेकंड चैप्टर।
ठीक है बेटा जी, मैं आप लोगों को सभी को ये जरूर कहूंगा कि बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन। अभिनंदन कह रहा है ऑल क्लियर, मेरे ऊपर से कैसा रहा? नो डाउट सर, ओके बेटा जी। ओके, समझ में आ रही है। पहली बात तो मतलब मेरी आवाज ज्यादा गूंज तो नहीं रही है, मतलब या ज्यादा मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 9-10 महीने बाद फिर से बेटा जी यूट्यूब के ऊपर आए हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम लगती है कि सही वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है, तो थोड़ी टेंशन में रहते हैं। ओके बेटा जी, मन्नू आर्टिस्ट, ठीक है बेटा। तो तब तक बेटा जी हम लोग कितने चैप्टर नंबर सेकंड का बेटा जी नाम लिख लेते हैं ऊपर, जब तक अगर किसी को भी डाउट आया। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके बेटा, चलो किसी का भी डाउट नहीं है, थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई करो यार जल्दी से, मतलब इतनी जोर से सब्सक्राइब करना कि 4 फोनों से और हो जाए आपके घर पे यार। कम से कम आजकल हर एक के घर पे टच फोन जरूर होता है, तो करो यार। चाहे बेटा जी जितनी जीमेल आईडी है आपके फोन में, हर एक से बेटा जी एक एक अकाउंट से, हर एक से बेटा जी आपने यूट्यूब के चैनल को लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जितनी वीडियोस हैं वो सारी व्यूज कर लेना, है ना। हाँ, चलो अच्छी बात है भाई, अगर कर दिया तो, अगर नहीं किया तो करो जल्दी से, और दोस्तों से भी करवाओ। ओके, इको है बेटा, क्या करें बेटा, खाली कमरा है यार, क्या करूं बेटा, मेरे से भी मतलब मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी इको है, बट कल से बेटा जी ट्राई करेंगे कि कल से ये इको की प्रॉब्लम ना आए आपको, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो थोड़ा चेक करने के लिए वीडियो है ये। तो कल से बेटा जी ट्राई करेंगे कि कल से इको की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके। तो बोल शंकर भगवान की जय। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब ये बड़ा एक चैप्टर जो है हमारा, ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में मतलब की जो काम होते हैं, मतलब की क्लासिफिकेशन होते हैं इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पर बात करूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूंगा। तो भाई मेरा ना आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यस या नो में बेटा जी आप लोगों ने जवाब देना है। क्या आप लोगों को ये बताया गया है कि जो क्लासिफिकेशन है इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कितने तरीके से किया जाता है? कोई बता सकता है बेटा जी? और उनके नाम क्या क्या है? एनीबॉडी? कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह का होता है? ओके मन्नत, 3 तरह का, तो कौन कौन से नाम बताइए। 3 तो चलो मैं भी बता दूंगा, चलो ठीक है, दैट्स वेरी गुड, 3 तो हो गए, लेकिन मुझे नाम जानने हैं। जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो अभी तक आया नहीं है, ओके। ओनरशिप, नेचर, एम्प्लॉयमेंट, दैट्स गुड। पब्लिक सेक्टर, ठीक है। चलिए बेटा जी, अभिनंदन, बिल्कुल सही जवाब है बेटा जी आपका। 3 तरीके से बेटा जी किया जाता है। सबसे पहला होता है बेटा जी हमारे पास नेचर ऑफ एक्टिविटी, याद रखिए पहला सबसे हमारा तरीका क्या होता है बेटा जी, नेचर ऑफ एक्टिविटी होता है। दूसरा हमारे पास बेटा जी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होता है, और तीसरा जो हमारे पास होता है बेटा जी, वो कौन सा बेटा जी हमारा, ऑनरशिप। जिनको नहीं पता था बेटा जी वो याद रख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम नेचर ऑफ एक्टिविटी की बात करेंगे, वो 3 तरह का आगे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। याद रख लो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये किसके अंदर आता है? नेचर ऑफ एक्टिविटी के अंदर आता है। नेचर ऑफ एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वहीं पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की अगर आप बात करोगे, तो वहां पर बेटा जी आपका आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड।
और अगर आप ओनरशिप की बात करोगे तो वहां पर आपके पास दो तरीके का होता है, एक होता है पब्लिक और एक होता है भैया जी आपका प्राइवेट। दो तरीके का होता है जाके, जिनको पता था दैट्स वेरी गुड, जिनको नहीं पता था बड़ा जी वो अपना आप ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि हर वक्त बड़ा जी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं मान लो जो कोचिंग पर भी मैं ये चैप्टर्स करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो जब लास्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं तो उस टाइम पे बतानी पड़ती हैं। तो जिनको नहीं पता था दैट इट्स ओके, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को अब नई भी पता चलेंगी और बहुत सारी चीजें हम पुरानी भी रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कौन सा सेक्टर होता है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, सीधी सी बात, जहां पर मैं नेचर को एक्सप्लॉइट करूंगा, रिसोर्सेज को क्या करने के लिए बड़ा जी, इकट्ठा करने के लिए। इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, प्राइमरी सेक्टर बोलता हूँ। इसका बड़ा दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, जैसे माइनिंग है, इसकी एक्टिविटी है, फिशिंग है, इसकी एक्टिविटी है, डेयरी फार्मिंग, बी फार्मिंग, ठीक है, और फार्मिंग इवन की, ठीक है। ये सारी इसी के अंदर आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड हमेशा रखना है, हम यहाँ पर नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, मीन्स हम नेचर को बर्बाद करते हैं जी। हमारे लोगों को ये रिसोर्स चाहिए तो भैया हम नेचर को बर्बाद करेंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पर जी सबसे पहली चीज होती है, लेकिन अब उसको कच्चे माल को तो खाओगे ना। देखो सीधी सी बात है, आप लोग यार जाके खेतों के अंदर से जाके कनक की सीधी बल्लियां तो खाओगे नहीं, जानवर तो नहीं हो ना, है ना। तो आप लोगों को उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मशीनों के पास लेके जाना पड़ेगा उसको अपने यूजेबल बनाने के लिए, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह बनाने के लिए या फिनिश गुड्स बनाने के लिए, फाइनल गुड्स बनाने के लिए। तो जिनको जहां पर वो आप लोग लेकर जाओगे वो होती है इंडस्ट्री। तो हाँ वो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर बदला जाएगा, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज किया जाए वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, और इसका दूसरा नाम होता है जी इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन थर्ड हमारे पास आता है जी टैरिशरी सेक्टर। टैरिशरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विसेज भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूज कर रहे हैं, ये है कि भी हमारे तक पहुंचाने के लिए क्या क्या यूज किया। अभी आप लोग यूट्यूब पर बड़ा जी लाइव क्लास लगा रहे हो, तो ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सर्विसेज है। आप बैंक में जा रहे हो, वो सर्विसेज है। रोड हमारे बाप की नहीं है बेटा, ठीक है, किसी के भी बाप की नहीं है, ठीक है। अगर मोदी का बेटा होता वो भी नहीं कह सकता कि रोड मेरे बाप की है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर बड़ा हम लोग यूज करते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं। आप बस में गए, बस में आप लोगों ने किराया दिया, फतेहाबाद उतर गए, तो आपने बस की सर्विस यूज किया, लेकिन आपने बस नहीं खरीद ली कि हाँ जी भाई हमने तो 30 रुपए दिए हैं, जब तो सीट अपने साथ में उखाड़ के लेकर जाएंगे, ये सीट की टिकट दी हम लोगों ने। तो वो नहीं है भाई, वो हम सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है बड़ा। तो भाई ये तीन तरह के सेक्टर होते हैं हमारे पास। तो उसके बाद अगर हम लोग अगर समझेंगे तो ये तीनों सेक्टर में जी पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सेक्टर में पहले ज्यादा लोग काम करते थे, बट अब जी कम लोग काम कर रहे हैं। सेकेंडरी में पहले कम लोग करते थे, सॉरी पहले प्राइमरी में पहले बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, 45 to 50% के लोगों के बीच में है पहले बड़ा जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि लोग डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा जी ज्यादा है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है, और मेनली रूरल एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और प्रॉब्लम आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी कि जब एक मतलब जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग जब एक पर्टिकुलर जगह पर काम कर रहे होंगे तो उस सिचुएशन को हम डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये क्या कहलाता है बड़ा जी, डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहलाता है। शहरों में बड़े ये देखने को मिलेगा, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं बड़े जी उस जगह पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिल जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो चलिए ठीक है जी, हम लोगों को इतनी सी बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर हिस्टोरिकल चेंजेस आप देखोगे तो हिस्टोरिकल चेंज में जी आपका क्वेश्चन मुझे लगता है कि पर्सनली मेरी एक राय है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। हिस्टोरिकल चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं पिछले 40 सालों के अंदर। लोग टैरिशरी सेक्टर की तरफ ज्यादा मूव किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जाने की बजाय। लेकिन क्यों, रीजन यही है व्हाई टैरिशरी सेक्टर इज बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन दीज डेज। तो उसके बड़े बहुत सारे कारण। देखो भाई आज आप सबको बड़ा जी बेसिक फैसिलिटी हर एक को चाहिए, हर किसी को चाहिए, आपको भी चाहिए भाई, मुझे भी चाहिए, ठीक है। हेल्थ चाहिए, रोड चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए।
तो ये सारी फैसिलिटी क्या है बड़ा जी, सर्विस सेक्टर ही तो है ये सारा। तो सर्विस सेक्टर हम सभी को चाहिए बनाने। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने तीनों सेक्टर की अगर बात करोगे तो तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते बड़ा जी, ये हम साथ साथ है के रिलेशन चलेगा, हम आपके हैं कौन से नहीं, ठीक है ना। मूवी थोड़ी सी ज्यादा देखा करो, शायद एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो किस तरीके से अगर आपने प्राइमरी ने कोई चीज को प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी ने उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट भी कर दिया, मतलब कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट भी कर दिया फिनिश गुड्स में, लेकिन आप तक बड़ी वो चीज पहुंची ही नहीं, तो क्या कर लोगे? बैठे हो घर पे कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे, कुरकुरे का पैकेट लेकर आएंगे, है ना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो बड़ा जी ऐसे नहीं आएंगे कर्ण अर्जुन, आपको बड़ा जी बुलाना पड़ेगा, वो सर्विसेज के जरिए बुलाना पड़ेगा। तो सर्विस सेक्टर का बड़ा जी होना साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर सर्विस सेक्टर के साथ ही चलते हैं। और तीसरी चीज, अरे यार जितनी इनकम होगी आपकी उतनी डिमांड भी तो करोगे। जेब में 10 रुपए लेके बड़ा जी आप मतलब उस पे नहीं जा सकते, आप पिज्जा हट पे नहीं जा सकते कि अंकल अंकल पिज्जा दे दो, ठीक है, कहेगा किसके नाम पे कहेगा, आप कह देना बड़ा जी अल्लाह के नाम पे दे दो, ठीक है, तो इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। 10 रुपए में बड़ी पिज्जा नहीं आता, 10 रुपए के तो बड़ी गोलगप्पे बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं बड़े शहर में, अपने आप तो फिर भी मिल जाए, ठीक है, बाहर नहीं खिलाते, 10 की भी 3 देते हैं यार। तो अगर हम सिंपल से यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आते हैं बड़ी वापस से, गोलगप्पा थोड़ा सा ध्यान खींच जाएगा, कईयों का तो मन भी कर गया होगा। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक बात को समझें, यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक चलने क्या वाला है और यहाँ पर हम लोग समझने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि इनकम जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप रिसोर्सेज की, ज्यादा सर्विसेज की आप डिमांड करोगे। इसके बाद में जाता है आईटी सेक्टर आज धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। किसी ने सोचा था कि घर पे बैठे बैठे आप लोग स्टडी कर पाओगे? आप लोगों को आजकल फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आज आप लोग बहुत इजीली तरीके से आप लोग डील कर सकते हैं बड़ी चीजों में। यूट्यूब आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ऐप्स हो चुकी हैं, तो उसके जरिए आप लोगों को सर्विसेज बहुत इजीली मिलती है। बेटा क्या करें, जानकारी रखनी पड़ती है। खाने भी तो होते हैं ना मेरे। तो सिंपल भाषा में आप लोगों को एक टॉपिक समझ आएगा। लेकिन इन तीनों सेक्टर में एक बात बहुत ज्यादा कॉमन है, इन तीनों सेक्टर में आप लोगों को एंड पे एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो हो गया बड़ी जीडीपी। और जीडीपी का टॉपिक बड़ा आप लोगों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना होगा। जीडीपी स्टैंड फॉर द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में एक साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, वो बड़ा जी जीडीपी होती है। देखो जीडीपी का होता है देश की इनकम। अब यार एक ना थोड़ा सा कॉमन दिमाग दिखाना अपना, आई थिंक अगर किसी में दिमाग होगा तो, ठीक है। अब देश कोई बंदा तो है नहीं कि देश ने बड़ा जी चुंगी बिस्तर अपना उठाया, भाई साहब सिर पे तासला लिया और कहता चल भाई साहब इनकम करने चलता हूँ, और फिर बाद में शाम तक आया कहते मेरी इतनी इनकम हो गई। वो तो काम हो नहीं सकता। तो इनकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने देश के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जितने भी देश के अंदर लोग हैं, वो सारा जितना पैसा कमा के ला रहे हैं, जितनी गुड्स सर्विसेज कमा के ला रहे हैं, उनके जरिए होगा ना। तो उन सबका पैसा कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन एक बात, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब कि आप लोगों को, आप लोग कुरकुरे का पैकेट लेने के लिए गए, या चलिए मान लेते हैं बड़ा जी मैं ये विक्स की गोली लेने के लिए गया। अब ये विक्स की गोली वाला कहता जी 30 रुपए का पत्ता है, कहता हमने इसकी ना पैकिंग की है सर, तो पैकिंग के हम लोगों को 5 रुपए अलग से दोगे सर, हमने इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए बुलाया, 5 रुपए उसके अलग से दो सर, हमने इसको एसी के नीचे रखा है सर, 2 रुपए इसके तो देखो बनते हैं सर, और सर मैं प्रॉफिट मार्जिन 3 रुपए तो करूंगा ना सर, तो कर करा के आप एक काम कीजिए सर, मुझे 45 रुपीज पे कर दीजिए। अरे भाई साहब, जीडीपी क्या कहती है कि जो फाइनल 30 रुपीज वहां पर लिखे हुए हैं, एमआरपी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति प्राइस उससे ज्यादा नहीं लगा सकता। तो जीडीपी के अंदर जो प्राइस इंक्लूड किया जाएगा वो एमआरपी का प्राइस इंक्लूड किया जाएगा, फाइनल प्राइस बोलते हैं उसको। तो जीडीपी क्या है बड़ा जी, एक साल में एक देश के अंदर कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, उसकी मनी में वैल्यू इज नोन एज द जीडीपी। चलिए जी, जीडीपी का कंसेप्ट आई होप सो जी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बड़ा जी। अगर नहीं भी समझ में आया बड़ा जी तो बोल देना कि समझ में आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये रही मजाक की बात रही। लेकिन चलो यार, एक मेरा ना बड़ा तुम लोगों से जेन्युइन सा क्वेश्चन है। अगर आपको मैं कहूं कि भाई हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करोगे कैसे? अब ये नबड़ा जी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इस बार के पेपर में बन सकता है। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आपके पास बड़ा जी
कुछ लिखने के लिए है तो लिख के बैठ जा, लिख लेना बेटा जी। मैं कुछ पॉइंट्स के नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा जी आप लोगों का मतलब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चर लोन्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चर लोन्स, सबसे पहला आप लोगों का पॉइंट है। क्यों? अरे भाई फार्मर्स के लिए सबसे बढ़िया इनकम का सोर्स क्या होता है? फार्मिंग। अगर आप उसको क्या करोगे, अगर सस्ती दरों पर, इंटरेस्ट कम दरों पर अगर आप उसको क्या दे दोगे, एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर दोगे, तो वो बंदा भाई इजीली काम कर लेगा। वो बंदा एक साल में जहां पर एक क्रॉप उगानी थी वहां पर 2 या 3 क्रॉप उगाएगा, तो ज्यादा देश का बेनिफिट होगा, तो इंप्लीमेंट ज्यादा लोगों को मिलेगा। दूसरा बड़ी गवर्नमेंट को रोड और ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बेटा जी, प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चर लोन, बेटा जी रोल नहीं, ठीक है, लोन, ठीक है। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा से ज्यादा रोड बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जाए। ट्रांसपोर्टेशन कैसे बढ़ेगा? अगर सर्विस सेक्टर को इंप्रूव किया जाएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर को भी इंक्रीज किया जाए, ताकि सामान को इधर जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सके इजीली तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड है बेटा जी, सेटअप एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में, सेमी रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा ओपन कीजिए। सेटअप एसएसआई इन सेमी रूरल एरिया या रूरल एरिया, ठीक है। फोर्थ वाली आपका पॉइंट है इन्वेस्ट इन एजुकेशन, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। ये आपका फोर्थ पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट है प्रमोट द टूरिज्म सेक्टर, जितना ज्यादा टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा भाई देश में पैसा आएगा। आपको पता होगा कि अभी अयोध्या, मेरा जो सिंपल सी भाषा में मैं समझा दो, अयोध्या जो टेंपल बना है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहले भाई ताजमहल में सबसे ज्यादा लोग विजिट करते थे, इस बार बड़ा जी सबसे ज्यादा एक साल के अंदर जो विजिट रहा है बड़ा जी वो अयोध्या राम मंदिर का है। तो देख सकते हो बड़ा जी, ठीक है ना, भगवान राम की चढ़ाइयाँ, ठीक है। तो मैं पांचों पॉइंट बड़ा जी फिर से दोबारा से बता रहा हूँ। प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चर लोन्स, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेटअप एसएसआई, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड प्रमोट टूरिज्म। ये वो पांच पॉइंट है बेटा जी जो आप लोग अगर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन सरकार ने आप सभी को राइट टू वर्क प्रोवाइड किया, और इसी राइट टू वर्क के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका बेटा जी नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हाँ, इसके आगे पहले एमजी भी लगा हुआ था, मनरेगा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हाँ जी बेटा जी, कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड कैनाल बेटा जी, हाँ ठीक है। मतलब लेकिन अगर आप लोगों ने जो मैंने बोला बेटा जी कंस्ट्रक्शन वर्क बोला, जहाँ पर अपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, जहाँ पर हम लोगों ने अदर फैक्टर्स की बात की है, तो ये उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है आपका। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट एवर पॉइंट्स रहेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस कि अगर आप ये वाले पॉइंट्स बनाकर आते हैं तो मैं इतनी गारंटी लेने को बैठा हूं बेटा जी कि आप लोगों का टीचर एक भी नंबर कट नहीं कर पाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो मनरेगा बेटा जी आगे क्या बेटा जी, मनरेगा 2005 के अंदर आया था बेटा जी, ठीक है। सबसे पहले बेटा जी इसको जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था ये राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग शुरू किया था। शुरू में तो बेटा जी इसको सिर्फ और सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शुरू किया गया था, याद रख लेना। सबसे पहले इसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 625 डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू मनरेगा 100 डेज के लिए आप लोगों को काम प्रोवाइड किया जाएगा, 100 डेज के लिए। याद रखना, इसमें 1/3 सीटें वुमेन के लिए भी रिजर्व की गई हैं कि 1/3 सीटों पे वुमेन ही काम करेगी, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आप लोगों को काम नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको नहीं मिला ना काम, कोई चक्कर नहीं है, हम आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे। ये वर्ड बेटा जी जिनको नहीं पता था वो अच्छे से याद रख लेना। हम उनको बेटा जी क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। एक सरकार की तरफ से एक फिक्स होता है कि हम आपको इतना पैसा तो पे करेंगे ही करेंगे, तो वो पैसा आप लोगों को पे किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर इंडिया। तो मनरेगा स्कीम करिए। और आप लोगों से मेरा एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, ये मनरेगा स्कीम लाने वाला पर्सन कौन था? कोई बता सकते हैं बेटा? इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? जो भी ये बताया एक बड़े उसे शाबाशी गिफ्ट में, और पता चल जाएगा कि वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है नेट से बिना सर्च किए हुए। कई बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो नेट से सर्च कर रहे होंगे अभी यूट्यूब से कहीं से। मनरेगा स्कीम को लेके आने वाले कौन थे बेटा? चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, उनकी अभी भी डेथ हुई है थोड़े दिन पहले। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो सुना था बेटे,
महात्मा गांधी, ये कौन है? कोई बात नहीं, महात्मा गांधी तो नहीं थे बेटा जी। देखो नाम क्या अगर महात्मा गांधी है तो डजेंट मीन कि महात्मा गांधी लेकर आया था। नो बेटा, एक कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा सा। महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी बेटा जी 20s में, 20th सेंचुरी में, और ये स्कीम आई है 21st सेंचुरी में, 2005 में। वो बंदा भाई साहब 1900 में निपट गया, 1950 से पहले पहले निपट गया वो बंदा। वो अब कहां से जिंदा हो गया? ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, ऐसे जादू मंदिर से मत मारो यार तुम लोग। चलो, अरे अभी अभी डेथ हुई यार, करंट में डेथ हुई है। चलो हमारा यार एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, हमारा आरबीआई का गवर्नर रह चुका है वो, और उसी के साथ साथ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है बेटा जी। अब तो हिंट दे दिए, 3 हिंट है बेटे, सोचो। चलो अगर फिर भी नहीं सोच पा रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यार इतना इजी क्वेश्चन था, देखो। ठीक है, तो याद रख लेना मनरेगा स्कीम को लेकर आने वाले बेटा जी मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, 2004 में जी वो प्रधानमंत्री बने थे और 2005 में वो इस स्कीम को लॉन्च कर दिया। तो कहते हैं कि उनकी सबसे बेस्ट में से बेटा जी एक स्कीम ये है बेटा जी, ओम प्रकाश। ठीक है बेटा, ओके। चलो यार बहुत सही है। बाकी मनमोहन सर ने नहीं की भाई, जो मदर इंडिया वाले बच्चे बीच में बैठे हैं ना, मनमोहन सर ने नहीं किया, बस ये ध्यान में रख लेना, कहीं कह दो कि सर मनमोहन सर ने की थी। ठीक है, हाँ मनमोहन सिंह। ठीक है भाई, चलिए भाई, यहाँ पर आप लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया भाई खत्म, और इसके साथ भाई शुरू होता है भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि भाई एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेस पे दो तरीके का होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सिंपल यार, इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो भाई रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, जहां पर आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, जहां पर आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर रहेंगे, जहां पर आपको पेड हॉलीडेज मिलेंगी, जहां पर आपको सेफ वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, जहां पर आपकी पेंशन भी मिल सकती है जी। और इसके एग्जांपल में आप क्या दे सकते, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं या कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, ये इसके एग्जांपल याद रह जाएंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होगा, फिक्स वर्किंग आवर होंगे, पेड हॉलीडेज होंगी, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, जॉब की सिक्योरिटी होगी, पेंशन भी मिल सकती है बेटा जी। ये होंगे बड़े सारे कौन से ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज कौन सा होगा, जिसको गवर्नमेंट नहीं चलाती, जहां पर कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जहां पर कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, जहां पर कोई पेड हॉलीडेज नहीं है, जहां पर वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, जहां पर कोई पेंशन नहीं है, जिसको कैसे बोलेंगे, जैसे फार्मर है, लेबर है, तो ये सारा इसका टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हमारे इंडिया में ना सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो अब ये क्वेश्चन भी मेरे पेपर में बन सकता है, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को जी प्रोटेक्ट करोगे कैसे? तो सबसे पहले आप जी रूरल एरिया में क्या करो जी, फार्मर को इजी टर्म पर लोन प्रोवाइड कर दो भाई, सीधी बात, और कुछ ज्यादा चक्कर में जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडिंग द लो इंटरेस्ट लोन टू द फार्मर, भाई उनको इंटरेस्ट कह दो कि कम पे करना, भाई कोई चक्कर नहीं है, तुम हमारे से ब्याज पे पैसा दे जाओ, फसल उगाओ जितनी उगा सकते। तो देखो ये पॉइंट ना बहुत ज्यादा कॉमन है, पिछले क्वेश्चन में हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट में भी, और हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों के अंदर ये सेम पॉइंट जी कॉमन जाने वाला है। ठीक है, रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड कर दो कम इंटरेस्ट पर। अर्बन में क्या करो बड़ा जी, लेबर लॉज को स्ट्रिक्ट कर दो कि आप इनसे इतना काम नहीं करवा सकते, इससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और इवन की बेटा जी एससी जो कास्ट के लोग होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए बेटा जी ज्यादा से ज्यादा लॉज बनवाओ, ये भी तो हो सकती है ना चीजें। तो ये बेटा जी जो चीज है ये इसके अंदर आते हैं बेटा जी, इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी बुक में दो कहानियां दी हुई है, एक कांता की कहानी है, एक करीम है, पता नहीं कोई नाम का बंदा है यार, ठीक है, जो दुकान पे काम कर रहा है, उसकी कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, वहीं पर जो आंटी सी है उसको ऑफिस में काम कर रही है, उसको पेड लीव्स भी मिलती है, इस बंदे को बेचारे को मिलती है। तो अब आते हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर का लास्ट और आज की वीडियो का भी लास्ट टॉपिक बिल्कुल बेटा जी, ओनरशिप के बेस पर जी दो तरीके का होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जी कौन सा होता है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट वेलफेयर के लिए किसको, जो गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है वो होता है वेलफेयर का मेन एम होता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पर आप लोगों को फीस बहुत कम देखने को मिलेगी। ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट की जो बसेस हैं, जैसे जो इस टाइम पे पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की जो बसेस चल रही हैं, दिल्ली में जो गवर्नमेंट की बस चल रही है, वो वुमेन के लिए बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट वाले करके देखें, प्राइवेट नहीं करेगा बेटे,
ठीक है, प्राइवेट तो कहेगा भाई हमें तो पैसा चाहिए, तो हमें पैसा चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इलाज फ्री में देखने को मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जी कौन सा होता है, जो बड़ा जी इंडिविजुअल जैसे मेरे द्वारा चलाया जाएगा, मेरे एक सेंटर में जी द नॉलेज हब के नाम से, ठीक है, गली नंबर 4 टिब्बा कॉलोनी नियर हैप्पी मॉडल स्कूल। तो जिसने भी ज्वाइन करना है जी वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी लोग काम किसके लिए करूंगा, मैं किसके लिए काम करूंगा, मैं मेरे प्रॉफिट के लिए काम करूंगा कि मुझे मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मुझे मेरा प्रॉफिट होगा तो ओके, वरना मेरा जी ऐसी तैसी करवाए, ठीक है। जैसे शॉप्स है, कोई भी मॉल है, कोई होटल है, कोई स्कूल है, ये सारे बड़े प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़े जी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बड़ा जी ये आप लोगों के 2 चैप्टर थे। अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया बड़ा जी, मुझे आप लोगों को बस 1 मिनट है, कोई भी टॉपिक हो आपका ऐसा जो आप लोगों को इसमें समझ में ना आया हो, तो बड़ा जी सर आवाज सही नहीं आ रही आपकी, कहाँ से सही आवाज नहीं आई है बेटा जी, मुझे बस ये बता दो, फिर मैं वही टॉपिक आपको दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, जो जो बच्चे अभी इस टाइम पे लाइव में क्लास अटेंड कर रहे हैं वो एक बार अपना अपना नाम लिखना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मन्नू आर्टिस्ट कौन है। नवी मुझे पता है, नवदीप है, दीक्षा वर्मा, अभिनंदन का पता है, और कौन कौन है ये 7 बच्चे एक बार। मन्नत, ये मन्नत मेरा जी, ठीक है। कविश एंटरटेन गेमर, ओके, ठीक है। और कौन कौन मेरा जी इस टाइम पे लाइव में है, क्लास में इंक्लूडेड है, एक बार अपने अपने नाम मेरा जी जरूर बता दें। ओनरशिप से बड़ा जी, देखो मैं ओनरशिप फटाफट इतने क्लियर करता हूँ, इतने में बाकी सभी अपना अपना नाम बता दें चैट बॉक्स में। और जिनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया बड़ा जी, मैं पूरे 1 घंटे में बड़ा जी इस क्लास को जब हम लोग बंद करेंगे। ओनरशिप में बड़ा जी देखो सिंपल बात समझना, ओनरशिप में बड़ा जी 2 तरीके का होता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर वो जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, ठीक है, और इसका मेन एम रहता है लोगों का वेलफेयर करना। और उसके साथ साथ इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं मेरा जी, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और मेरे हिसाब से ये बड़ा जी एग्जाम्पल काफी होंगे। ट्रांसपोर्ट होगा, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गए। प्राइवेट सेक्टर में जी वो सेक्टर होता है जहां पर जिनका मेन एम रहता है प्राइवेट प्रॉफिटाइजेशन, मतलब कि जितना ज्यादा मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ वो मेरा टारगेट रहेगा, और इनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। और इनमें बड़ा जी शॉप है, मॉल है, कोई भी है। और ये मन्नत मी फॉर कौन बड़ा जी, म्याऊ, मन्नत मी, ओके। मन्नत फ्रॉम टुलिप सेक्शन है ना, टुलिप सेक्शन, राइट बेटा, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल देखो ना जी, हम लोगों ने 2 चैप्टर किए, जिनको समझ में आया ओके है, जिनको नहीं समझ में आया बड़ा जी वो मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर बड़ा जी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को बड़ा जी इंस्टाग्राम का, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर भी बड़ा जी मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं इवन की बड़ा जी आगे धीरे धीरे करके मैं ड्राइव के ऊपर कुछ टेस्ट भी अपलोड करूंगा, एक बार थोड़ा सिलेबस हमारा कवर हो जाए। एक बुक जैसे ही आपकी खत्म हो जाएगी, जिस दिन भी आपकी फर्स्ट बुक जो कि इकोनॉमिक्स है, मैं कल को बड़ा जी खत्म कर दूंगा, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, ये दोनों बड़ा जी मैं कल को आप लोगों को खत्म करूंगा, ठीक है। और उसी के बाद बड़ा जी मैं साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस की बड़ा जी पीडीएफ डालूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को वो चाहिए होगी बड़ा जी वो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसमें अप्रोक्स मेरा टारगेट है कि मैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। सर मेंटी करवा लो, मेंटी, मेंटी बेटा जी क्या हुआ है अब ये मेंटी, कोई बात नहीं, चलो बता देना मुझे, ठीक है। मेंटी क्यूज, ओके बेटा जी, ठीक है। बट स्टिल बेटा जी मैं आप लोगों को एक पीडीएफ फिर भी सेंड करूंगा ग्रुप में, इसके साथ मैं एक ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे बेटा जी वो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेंगे, जहां तक मुझे लगता है इस मतलब बुक में से आपके 6 से 7 एमसीक्यू आने बेटा जी, 100 क्वेश्चन करने पर आप लोग बेटा जी, मेरी इतनी श्योरिटी है कि उन 7 में से आप लोग 7 लेने के कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। टारगेट यही है, ठीक है। अगर कल वाले वीडियो में मैं लिंक नहीं भी कर पाया तो बेटा जी मैं परसों वाले में जरूर लिंक करूंगा, ठीक है। बीच में 1-2 दिन वीडियो मिस हो सकते हैं बेटा जी मेरे एग्जाम्स की वजह से, बट ओवरऑल मैं आप लोगों को ये कहूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की ट्राई करूँगा। सुमना जी इसी के साथ अलविदा, टाटा बाय बाय, शुक्रिया, गुड नाइट, आदाब, बाय बाय।